प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने विदलन के प्रकार टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में पढ़ा था। अब प्रारंभ करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज, यानी विदलन की जो क्रियाविधि होती है वो क्या होती है। इसके अलावा कुछ नियम बनाए गए, कुछ नियम विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए, उनको लॉज ऑफ क्लीवेज के नाम से जानते हैं, वो क्या हैं। इसके अलावा जो विदलन की जो फिजियोलॉजी है, कार्य की है, वो क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज में यदि देखें तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सामान्य कोशिका विभाजन और क्लीवेज में क्या अंतर होता है। कुछ चीज़ें तो पहले स्पष्ट कर चुका हूँ मैं पिछले लेक्चर में, और कुछ बातें जैसे कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल्स के अंदर जो सामान्य समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें M, G1, S और G2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। सामान्य कोशिका विभाजन में ये अवस्थाएं मिलती हैं। जबकि विदलन में ये देखें तो इनिशियल क्लीवेज की जो स्टेज होती है, प्रारंभिक विदलन जो होता है, उसमें G1 और G2 अवस्थाएं उसमें देखने को नहीं मिलती, वो अनुपस्थित होती हैं, और केवल M और S अवस्थाएं ही उसमें पाई जाती है। तो ये एक विशेष अंतर देखने में आता है सामान्य कोशिका विभाजन और क्लीवेज के बीच में। दूसरी चीज़ है रेगुलेशन ऑफ क्लीवेज साइकिल, विदलन चक्र का नियमन। विदलन चक्र का नियमन, इसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है उसमें DNA का जो संश्लेषण होता है, वो DNA का संश्लेषण और कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं, जैसे उनको बोलते हैं MPF, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर कहलाते हैं, जो निषेचन के बाद में विदलन की M और S चक्र को नियंत्रित करते हैं। ये कारक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो इन अवस्थाओं का नियमन करते हैं। यानी कोशिका में DNA संश्लेषण और विभाजन को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं MPF, वो निषेचन के बाद में विदलन की M व S साइकिल को नियंत्रित करते हैं। एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। फिर एक एडगर और फेरल नाम का एक सिद्धांत सामने आया, वो थ्योरी कहलाती है एडगर एंड फेरल थ्योरी। उन्होंने बताया कि स्ट्रिंग जीन, एक प्रकार का जीन होता है जिसे स्ट्रिंग जीन बोलते हैं, वो MPF कारक के लिए एक रेगुलेटरी एलिमेंट का काम करता है, एक नियंत्रक का काम करता है, इसे कह सकते हैं। पॉजिटिव नियंत्रक होता है, वो नेगेटिव नियंत्रक नहीं होता, धनात्मक नियंत्रक का कार्य करता है। और ये जीन स्ट्रिंग प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है उसको भी इनिशिएट करता है, उसको प्रेरित करता है। स्ट्रिंग प्रोटीन का निर्माण DNA से निर्मित mRNA द्वारा किया जाता है। ये आप जानते हो कि ये जो प्रोटीन है ये कोशिका को विभाजन के लिए प्रेरित करने के लिए होता है। ये इस प्रोटीन के द्वारा कोशिका विभाजन इनिशिएट करता है, प्रारंभ होता है, और ये उसको प्रेरित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। यदि केंद्रक स्ट्रिंग mRNA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, प्रतिलेखन नहीं कर पाता, तो कोशिका में विभाजन नहीं होता। ये एडगर फॉरेल की थ्योरी में बताया गया है। तो उन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं वो स्ट्रिंग प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, तथा जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती वो स्ट्रिंग प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती, उनमें स्ट्रिंग प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। तो ये एडगर फॉरेल की थ्योरी क्लीवेज के संबंध में सामने आई। इसके अलावा कुछ और भी नियम अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर दिए विदलन से संबंधित, क्योंकि विदलन की जो क्रिया होती है वो सभी प्रकार के जंतु में एक जैसी नहीं होती, उनमें अंतर होता है। तो अगर विभिन्न जंतु समूहों के जो अंडों में विदलन का अध्ययन करें कि विदलन का
अलग अलग मतलब अलग अलग समूहों में जब अलग अलग प्रकार से क्लीवेज हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि विदलन का कुछ विशेष नियमों और सिद्धांतों के द्वारा रेगुलेशन होता है। यानी विदलन भी कुछ नियम, निर्धारित नियम हैं, उनके हिसाब से विदलन की क्रिया पूर्ण होती है। और इनमें से जो सामान्य नियम भ्रूण वैज्ञानिकों ने निकाले, उनमें से कुछ वैज्ञानिकों के नाम से ये नियम जाने जाते हैं। जैसे सेक का नियम है, सेक्स लॉ। अब सेक्स लॉ में ये था कि ये सेक्स लॉ 1877 में आया था और उन्होंने कुछ नियम बताए, जैसे कि विदलन के दौरान कोशिकाओं में पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यानी ये तो सामान्य सी बात है कि विदलन होगा तो उसमें कोशिकाएं विभाजित होकर द्विगुणित होंगी, तो द्विगुणित होंगी तो नई जो कोशिकाएं बनेंगी वो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। तो ये उन्होंने बताया, पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की उनकी प्रवृत्ति होती है। और प्रत्येक नए विभाजन की विदलन खांच जो बनती है वो अपने पूर्ववर्ती विदलन तल के समकोण पर विभाजित होती है, ऐसा देखने में आता है। ये सैक के नियम में ये बताया गया। एक तीसरी चीज़ और भी बताई उन्होंने कि जो नवनिर्मित कोरक खंड होते हैं वो अधिकांशतः गोलाकार आकृति के होते हैं, ऐसा देखने में आता है। ज़्यादातर, सभी केसेस में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर गोलाकार आकृति में देखने को उनको देखा जाता है। दूसरा नियम है हर्टविक लॉ। तो हर्टविक्स लॉ 1881 में ये आया था सामने, और इसमें उन्होंने बताया, इसमें थोड़ा सा संशोधन उन्होंने सेक्स लॉ में किया है। उसमें यह है कि प्रत्येक विदलन में केंद्रक और समसूत्री तर्कुरेशे बोलते हैं, जिनको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना, तर्कुरेशे। तो वो जो तर्कुरेशे हैं अंडे या कोरक खंड के सक्रिय कोशिका द्रव्य के मध्य में स्थित रहते हैं। सक्रिय कोशिका द्रव्य के मध्य में स्थित रहते हैं। सक्रिय कोशिका द्रव्य एनिमल पोल की तरफ होता है। अतः सूक्ष्म पीतिकी एवं समपीतिकी अंडों में तर्कुरेशे अंडे के मध्य में ही स्थित होते हैं, जबकि जो गोलार्ध पीतिकी अंडे होते हैं उनमें तर्कुरेशे एनिमल पोल के समीप, प्राणी ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जहाँ सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो विदलन सदैव तर्कुरेशों के समकोण पर होता है। क्लीवेज तर्कुरेशे यानी स्पिंडल फाइबर्स के समकोण पर होता है। ये मैंने पहले भी बात आपको बताया था कि विदलन में तर्कुरेशे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। तीसरा जो सिद्धांत वेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1885 में, उनके अनुसार विदलन की दर जो होती है अंडों में पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें क्या हुआ कि लघु कोरक खंडों में विदलन की दर दीर्घ या बृहद कोरक खंडों की तुलना में अधिक तीव्र होती है इसमें। तो ये है। अब जिसमें स्वाभाविक है, अगर मान लीजिए कोरक खंड बड़े हैं तो उनके अंदर पीतक, उसमें बड़े कोरक खंड हैं तो उनके विभाजन में समय अधिक लगता है। छोटे कोरक खंड हैं उनके विभाजन में समय कम लगता है। और ओवरऑल पीतक की मात्रा जो अंडे में होती है उस मात्रा के आधार पर ही विदलन की दर तय होती है। एक और नियम आया, फ्लूजर नामक वैज्ञानिक ने दिया। उनके अनुसार जो समसूत्री तर्कुरेशे हैं, माइटोटिक स्पिंडल है, वो हमेशा कम प्रतिरोध वाली दिशा में बनते हैं। कम प्रतिरोध वाली दिशा में बनने का अर्थ ये हुआ कि भाई जिस दिशा में एक्टिव साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और उसकी क्या कहते हैं डेंसिटी वहाँ पर कम होती है, वहाँ पर वो ज़्यादा देखने को, उनका निर्माण ज़्यादा संभावित होता है अपेक्षाकृत दूसरे स्थान के। तो ये कुछ लॉ हैं जो क्लीवेज के संबंध में बनाए गए, जो आपको मैंने बताए। इसके बाद आते हैं विदलन की कार्यकी के ऊपर, फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज। विदलन के दौरान जो अंडे के कोशिका द्रव्य में रासायनिक क्रियाएं और
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो रेट होती है, उनकी दर जो होती है वो बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है। और ओवरऑल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो कहलाता है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ क्लीवेज और दूसरा कहलाता है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ क्लीवेज। अब कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ क्लीवेज में क्या होता है, विदलन की जो कार्यकी को पूरा करने के लिए अधिक रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एटीपी के अणुओं के रूप में हमें उपलब्ध करवाई जाती है। एटीपी के अणुओं का संश्लेषण अंडे के कोशिका द्रव्य में जो स्टोर्ड फूड होता है, संचित भोजन होता है, उसके ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा से होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। तो विदलन में ऊर्जा का जो ज़्यादा व्यय होता है वो तर्कु रेशों के निर्माण, गुणसूत्रों की गतियों आदि में होता है। विदलन के दौरान बढ़ी हुई ऑक्सीजन की जो दर से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस क्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये पूरी की पूरी क्रिया के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए फूड का ऑक्सीडेशन होता है। विदलन में ऊर्जा उत्पादक क्रियाओं के अलावा भी कई दूसरी भी विघटनकारी क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, जिनके कारण जो संचित खाद्य पदार्थ है वो अपघटित हो जाता है और विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए इस दौरान जो आवश्यक तत्व होते हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वसा, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब के संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, एमिनो एसिड्स, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और ये शुगर आदि, ये सब की आवश्यकता रहती है। ये सब इस क्रिया के दौरान उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ क्लीवेज। अब ये जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इनमें भी पदार्थों का संश्लेषण होता है, जैसे डीएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो विदलन के हर विभाजन के साथ कोरक खंडों और उनमें उपस्थित केंद्रकों की संख्या जो है वो डबल हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। केंद्रकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण डीएनए की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई डीएनए की मात्रा की आपूर्ति डीएनए के मल्टीप्लिकेशन से होती है और विदलन के प्रत्येक विभाजन के बाद जो एक अंतरावस्था आती है, एक इंटरफेस की अवस्था आती है, उस ऐस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। उस इंटरफेस की अवस्था में डीएनए का संश्लेषण किया जाता है ताकि फर्दर डिवीजन के लिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए अंडे के कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से, उनकी भी मात्रा बढ़ती है और उनके द्वारा ये डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, क्योंकि लगातार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लगातार मल्टीप्लिकेशन के कारण डीएनए की आवश्यकता रहेगी, तो उसकी सिंथेसिस लगातार जारी रहती है। इसी प्रकार से सिंथेसिस ऑफ आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो इसमें क्या है, विदलन की जो प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है कि जो इंटरफेस होता है वो बहुत छोटा होता है और गुणसूत्री डीएनए अपने स्वयं के द्विगुणन में ही व्यस्त रहते हैं। अतः किसी तरह के आरएनए का संश्लेषण प्रारंभिक अवस्था में नहीं हो पाता है। और यही नहीं, यही ऐसे विभाजन जो हो रहा होता है कोरक खंडों में, जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस होता है जो प्रारंभ में, उसका भी अभाव होता है। इसलिए आरएनए का जो आरएनए होता है उसका भी संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसके बावजूद भी विदलन के जो बाद की अवस्था में एमआरएनए और टीआरएनए का अल्प मात्रा में संश्लेषण किया जाता है। प्रारंभ में जो शुरुआत में नया एमआरएनए का जो बनता है उसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में तो नहीं करते। यदि प्रोटीन संश्लेषण होता है तो वो इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा होता है, एमआरएनए द्वारा नहीं होता है। किंतु बाद में यही प्रोटीन संश्लेषण एमआरएनए के द्वारा किया जाता है।
mRNA प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में एक्टिवेट हो जाता है बाद में, शुरू में नहीं होता। ऐसे ही देखें तो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनके भ्रूण और अन्य प्राणियों की तुलना में उनके भ्रूण थोड़े से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें 2 कोशिका अवस्था से ही DNA से विभिन्न प्रकार के RNA जैसे tRNA और rRNA का ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाता है, बाकी जबकि अन्य प्राणियों में ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता। तो ये RNA के सिंथेसिस की क्रिया ये भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है क्लीवेज की क्रिया में। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसमें जो विदलनकारी अंडों में विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए अनेक प्रकार के प्रोटीन्स जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, संरचनात्मक, एंजाइमेटिक और नियमनकारी प्रोटीन है, इन सब की आवश्यकता रहती है। तो विदलन के दौरान इन आवश्यक प्रोटीन्स का संश्लेषण भी किया जाता है। क्लीवेज में जो संरचनात्मक प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो किस लिए होती है? झिल्लियों के निर्माण के लिए, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि के निर्माण के लिए होती है। और जो नियमनकारी प्रोटीन्स हैं वो DNA के फॉर्मेशन से संबद्ध रहते हैं, और इसकी आवश्यकता भ्रूणीय विकास जब होता है तो उसमें जो विभेदनकारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं उसके लिए होती है। और ये जो पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स के निर्देशन में ही लगभग सभी प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। यानी कुल मिला के इसमें एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ क्लीवेज के अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ DNA, सिंथेसिस ऑफ RNA और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज पर, विदलन का महत्व। तो ये मैंने आपको शुरू में भी थोड़ा सा बताया था कि जो भ्रूण का विकास होता है उसमें ये विदलन ही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, क्यों इनिशिएशन यहीं से हो रहा है भ्रूणीय विकास का। तो यहीं से शुरुआत होती है, इसके फलस्वरूप एक कोशिकीय अंडा जो है बहुकोशिकीय मोरुला में बदल जाता है। तो इसलिए इसका एक महत्व या सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कुछ बिंदु हम याद करें, जैसे विदलन के परिणाम स्वरूप जो जायगोट बनता है, यानी जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें परिवर्तन क्या आ रहा है मोटी मोटी वो हम ध्यान में दें। तो जो जायगोट बनता है वो फिर बहुकोशिकीय भ्रूण में मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एक बड़ी क्रिया, यानी कोशिकीय से बहुकोशिकीय में इसका परिवर्तन। दूसरी चीज़ के विदलन में भ्रूणीय अंगों के निर्माण हेतु पूर्व निर्धारण की प्रक्रिया भी होती है। भविष्य के जो अंग निर्मित होंगे वो किस प्रकार से होंगे, कौन से कोरक खंड आगे जाके कौन से अंगों का निर्माण करेंगे, या इनडिटर्मिनेट टाइप का होगा तो वो किस प्रकार से होगा, इस सब का निर्धारण भी क्लीवेज के दौरान होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जो विदलन के दौरान होती है, जो भविष्य के भ्रूण का निर्धारण करती है, उसके अंगों का निर्धारण करती है। इसके अलावा जो ब्लास्टोसील है, कोरक गुहा है, उसका भी जो इनिशिएशन है, प्रारंभ विदलन के दौरान होता है और आगे जाके फिर उसका विकास होता है। और विदलन के परिणाम स्वरूप कोरक यानी ब्लास्टुला के निर्माण की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे करके मोटे तौर पे 3-4 प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं विदलन के दौरान संपन्न होती हैं, जो कि हम उसके सिग्निफिकेंस के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं, विदलन के महत्व के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। तो ये क्लीवेज, जनरली क्लीवेज के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, प्लेन्स कैसे होती हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, ये सब कुछ आपको विदलन के अंतर्गत मैंने बताया। अब अगला चैप्टर अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।